साथियों, सरकार ने डिसाइड किया है कि एक नया पेंशन स्कीम यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाया जाएगा, जिसको 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। अब इसके अंतर्गत क्या क्या है वो हम अभी बात करते हैं। सबसे ज़रूरी बात इसमें यह है कि इसके अंतर्गत 25 साल की नौकरी यदि कोई व्यक्ति कर लेता है तो उसके लास्ट साल, जिस साल वो रिटायर होने वाला है, उस साल उसके जो 12 महीने में उसका बेसिक बना होगा, उसका जो औसत निकाला जाएगा, उसका 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। मोटा मोटा अपन ये समझ सकते हैं कि रिटायरमेंट पर जो उसकी सैलरी होगी उसके बेसिक का 50% उसे पेंशन के रूप में दिया जाएगा। और कम से कम 10 साल की सेवा पेंशन प्राप्त करने के लिए अनिवार्य होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति 10 साल से कम नौकरी करता है तो वो पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। और मिनिमम पेंशन कितनी है? मिनिमम पेंशन है 10,000 रुपये, यानी कि 10,000 रुपये से कम किसी भी कर्मचारी को पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा। अब इसमें कोई डाउट वाली बातें ये है कि कोई व्यक्ति अगर ये चाहे कि अगर सर किसी ने 24 साल की नौकरी की है फिर तो क्या उसे 10,000 रुपये मिलेंगे? नहीं। जैसे बोला गया है 25 साल की नौकरी करने पर 50% मिल रहा है ना, तो 24 साल की नौकरी करने पर इससे थोड़ा सा ही कम मिलेगा। वो नियम बनने के बाद जब 1 अप्रैल 2025 को नियम बन जाएंगे तब क्लियर होगा। हो सकता है उसे 48% मिले, हो सकता है सरकार 47 बोले। तो ये अभी सिर्फ अपन अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन ये 50% से ज़रा सा ही मिलेगा। अब सर ये तो 10,000 रुपये कहाँ से आया? 10,000 रुपये का मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति 10 साल की नौकरी करने के बाद वो नौकरी छोड़ता है, अब मान लो कि उसका जो भी सरकार नियम बनाती है उसके अंतर्गत ऐसा होता है कि अगर उसकी पेंशन 9,000 रुपये बन रही है तो 9,000 रुपये ना देकर उसे 10,000 रुपये दिया जाएगा। यानी कि मतलब 10,000 रुपये से कम किसी को पेंशन नहीं मिलेगी। और 25 साल की नौकरी कर लेगा तो पूरी 50% मिल जाएगी। और अगर 24 साल की कर रहा है, 23 साल की कर रहा है, 22 साल का कर रहा है तो 10,000 नहीं मिलेगी, उससे 50% से थोड़ी सी कम, हो सकता है 47%, 48%, 49% मिलेगी। और 10,000 रुपये का प्रावधान तो इसलिए किया गया है कि अगर किसी की सैलरी बहुत कम है और उसने सिर्फ 10 साल नौकरी करने के बाद नौकरी छोड़ता है, तो यदि कहीं उसकी पेंशन 10,000 से कम बनती है तो उसे मिनिमम 10,000 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब डीए की जगह डियरनेस रिलीफ का किया गया है। जैसे डीए होता है ना, जैसे अपन ने बेसिक कुछ होता है तो बेसिक पे अपना डीए लगता है, लेकिन इसमें डियरनेस रिलीफ की बात की गई है, जिसकी गणना AICA ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है उसके आधार पर होगी। यानी कि आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, जब आप रिटायर हुए, आपने 25 साल की नौकरी पूरी कर ली, तो आपकी सैलरी मतलब बेसिक आपकी 1 लाख रुपए है। सैलरी का मतलब हो गया बेसिक। बेसिक अगर आपकी 1 लाख है तो आपको 50%, यानी कि 50,000 रुपये आपका बेसिक मिलेगा पेंशन के रूप में 25 साल की नौकरी करने के बाद। और इसके ऊपर आपको डीए नहीं मिलेगा, डीआर मिलेगा। तो डीआर क्या है, कैसे काम करेगा, साल में क्या होगा इसका, तो वो सारी चीज़ें जब नियम बन जाएंगे उसके बाद ही अपन उसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 6 पर देखते हैं। कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसकी फैमिली को कर्मचारी की पेंशन का 60% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यानी कि मतलब यदि किसी व्यक्ति को 50,000 रुपये पेंशन मिल रही है, कितनी मिल रही है? 50,000 रुपये। और यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी फैमिली वाइफ को 60% यानी कि 30,000 रुपये पेंशन के रूप में प्राप्त होंगे। और इसमें ग्रेच्युटी की जगह सुपर एन्युएशन लाया गया है, जिसमें यदि कोई व्यक्ति 6 माह की सर्विस पूर्ण कर लेता है, यदि उसकी नौकरी को 6 माह हो गए हैं, तो सरकार उसकी सैलरी जो भी होगी बेसिक और डीए दोनों को ही मिला के उसका 10% उसके सुपर एन्युएशन में जोड़ देगी, जो उसे रिटायरमेंट के टाइम पर मिलेगा, जो हर 6 माह में मिलता रहेगा। यानी कि इस 6 माह के बाद सरकार ने फिर जोड़ा, फिर अगले 6 माह के बाद जोड़ा, फिर अगले 6 माह के बाद जोड़ा, जब तक वो रिटायर नहीं होगा ऐसे ये साइकिल चलता रहेगा। और सबसे लास्ट बात ये है इसमें कि कर्मचारी एनपीएस और यूपीएस में से किसी को भी चुनने के लिए स्वतंत्र है। यानी कि अगर कर्मचारी चाहे तो एनपीएस चुन सकता है, अगर कर्मचारी चाहे तो यूपीएस को भी चुन सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ कर्मचारी के ऊपर डिपेंड करता है। सरकार ने दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, कर्मचारी चाहे तो एनपीएस चुने, कर्मचारी चाहे तो यूपीएस चुने। और सबसे बड़ी बात इस स्कीम में ये है कि इस स्कीम में कर्मचारी का 1 रुपये भी नहीं काटा जाएगा। सारी चीज़ें सरकार की तरफ से भी होंगी, चाहे वो सुपर एन्युएशन के लिए हो चाहे कुछ हो। जैसे अभी एनपीएस में 10% कट जाता है ना, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, इसमें सारे के सारे रुपए सरकार ही देगी।
पॉइंट नंबर 9, यदि कर्मचारी एनपीएस को चुनता है, मान लीजिए कोई है जिसे लगता है नहीं हम यूपीएस नहीं चुनेंगे, हमको तो एनपीएस ही चुनना है, तो यदि अगर वो एनपीएस चुनता है तो इसमें जैसे क्या होता है कि जहाँ हम नौकरी कर रहे हैं राज्य सरकार के अधीन या केंद्र सरकार के अधीन, तो वो हमारा 14% मिलाती है, 10% हमें मिलाना होता है और 14% कौन मिलाता है? सरकार। लेकिन उसे आज मंत्री जी ने घोषणा में बताया है कि 14% की जगह जहां आप नौकरी कर रहे हो, चाहे राज्य सरकार के अधीन हो, केंद्र सरकार के अधीन, तो एनपीएस के तहत 18.5% मिलाया जाएगा। और जो आजकल 1-2 दिन से मैं देख रहा हूँ कल से कि 10% बोल रहा है कि 10% नहीं कटेगा, ये गलत बात है। कर्मचारी का भी 10% कटेगा, सरकार भी 18%, 18.5% मिलाएगी, तो टोटल उसका कंट्रीब्यूशन 28.5% होगा। ये कब होगा? जब कर्मचारी एनपीएस को चुनता है। तो सबसे लास्ट बात, यूपीएस की घोषणा अश्विनी वैष्णव जी ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए की है। राज्य इसे अपनाने ना अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। यानी कि मतलब जितने भी केंद्र के कर्मचारी हैं, 23 लाख कर्मचारियों को इसका फ़ायदा मिलेगा। अब ये अश्विनी वैष्णव जी ने ये सारी बातें राज्य के ऊपर छोड़ दी हैं कि वो चाहें तो इस मॉडल को अपने राज्य में अपना सकते हैं, वो चाहें तो इसे नकार सकते हैं। और सबसे लास्ट बात कि 1 जनवरी, ये नोट करने वाली बात है, एनपीएस कब आया था? 1 जनवरी 2004। तो 1 जनवरी 2004 के बाद जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो रिटायर हो गए हों, चाहे वो अभी जॉब में हो, उन सारे कर्मचारियों को एनपीएस व यूपीएस में से किसी एक को चुनने का मौका मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत।